हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक देखने। पहला हमें देखना है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। हमारे सिलेबस में 3 है, एस पी डी एफ नहीं है। एफ के जो शेप होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके बाद हमें देखना है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके एनर्जी कैसे होंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के हिसाब से क्या होते हैं, एंटर होते हैं। और उसके बाद हम एक प्रिंसिपल देखेंगे, अबाउज प्रिंसिपल। अबाउज प्रिंसिपल मतलब जो बिल्डिंग प्रिंसिपल होगा उसे अबाउज। एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है कि बिल्डिंग कैसी होगी। तो अबाउज प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे जो एनर्जी पे डिपेंड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्बिटल के बारे में बहुत बात की है। जो सिलेबस में नहीं था वो भी लिया था मैंने आपका, ताकि आप लोगों को अच्छे से ऑर्बिटल समझ में आए। ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑर्बिटल कितने होते मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखाए थे। तो होते एस पी डी एफ। इसमें से हमें इन तीनों के क्या करने, शेप देखने। ये हमारे सिलेबस में नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, तो चलो एस ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, 2 मार्क के लिए। तो देखो पहला पॉइंट है ईच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किसे कहते हैं? शेल को कहते हैं, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। ओके, एनर्जी स्टेट नंबर और शेल नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर न्यूक्लियस के लगातार फर्स्ट है तो उसे क्या कहेंगे? के। अगर सेकंड है तो एल, थर्ड है तो ऐसे बढ़ता जाता है 1 2 3 4। तो ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होगा? ओनली 1 एस ऑर्बिटल। मतलब पहला है तो पहले का होगा 1s नाम। अगर दूसरा का मेंबर है 2s 3s 4s, ऐसे क्या होगा? हर एक में एक एस ऑर्बिटल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। मतलब जो एस ऑर्बिटल है वो पहले सेल से प्रेजेंट होता है, पी ऑर्बिटल सेकंड से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यूज होते हैं, एस ऑर्बिटल मतलब क्या है? ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, तो इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ओके, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? उसके लिए 0 होगा, एल की वैल्यू 0 होगी। और ये जो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो ये देखो यहाँ पे एक ही क्या बनता है इसका? ओरिएंटेशन। एस ऑर्बिटल मतलब अ सिंगल बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है? वन टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। एक ही टाइप का क्या होगा? ओरिएंटेशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की? आइदर इलेक्ट्रॉन ये होगा या फिर ये होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। एक तो इस डायरेक्शन में होगा या एक तो एक। अगर 3 बॉक्स होते तो प्रोबेबिलिटी होती फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन एक ही बॉक्स होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस क्या होगा? सेम होगा, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होता है? इट इज स्पेरिकल इन द शेप। तो ये शेप में स्पेरिकल क्यों होगा? बिकॉज it has only on one orientation and probability of finding electron is same in all direction। तो ये कैसे होगा? जैसे बॉल होता है ना स्पेरिकल, वैसे होगा। बॉल जो होता है उसकी तरह, मतलब पूरा राउंडेड होगा ऐसा स्ट्रक्चर। और ये क्या होगा? उसका डायरेक्शन हम क्या है इससे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइन द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे क्या होगी? साइज ऑर्बिटल की क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब 1s का साइज छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा 2s होगा, उससे थोड़ा बड़ा 3s होगा, उससे थोड़ा बड़ा 4s होगा। ऐसे एस एन के साथ क्या होगा? ऑर्बिटल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस। वही बोला मैंने कि जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये क्या होता है? स्पेरिकल होता है शेप में। तो अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो क्या होगा? अगर 1s में इसे कहो स्पेरिकल होगा, 3D
स्ट्रक्चर क्या करो, इमेजिन करो। तो 2s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, 3s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, 4s क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं एक जगह पे ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या होगा, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एस ऑर्बिटल, ये हो गया थर्ड ऑर्बिटल, ये हो गया फोर्थ। ओके, सपोज एक्सिस भी ड्रॉ किए तो क्या होगा, ऐसे होगा। ओके, इसे नाम दिया मैंने 1s, इसे नाम दिया 2s, ये 3s और लास्ट वाला 4s। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा और यहाँ पे सेंट्रल पे क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो 1s से 2s की साइज़ बड़ी होगी, 2s से 3s की साइज़ बड़ी होगी, 3s से 4s की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, एस ऑर्बिटल की साइज़ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये होगा शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। इट इज स्पेरिकल इन शेप बिकॉज इट कंटेन ओनली वन ओरिएंटेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। किसी भी डायरेक्शन में जाओ सेम, क्योंकि ओरिएंटेशन एक ही है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि एक ही बॉक्स है। ओरिएंटेशन मतलब एक बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, शेप होगा एस ऑर्बिटल का। सेकंड हमें देखना है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड और उसके आगे के सारे क्या होंगे, जो भी ऑर्बिटल होंगे उनमें पी क्या होगा, सारे शेल में क्या होगा, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। मतलब पहले में प्रेजेंट नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2p 3p 4p ऐसे क्या होगा, स्टार्ट होगा। ओके, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और एम एल की वैल्यू 3 होंगे, +1 0 एंड -1। तो ऐसे 3 होंगे, इसे हम कहेंगे पी एक्स, इसे कहेंगे पी वाई एंड इसे कहेंगे पी जेड। 3 ओरिएंटेशन होंगे, 3 बॉक्स से। ईच ऑर्बिटल हैव 2 लोब्स, हर ऑर्बिटल के लिए 2 लोब्स होंगे और शेप क्या होगा इसका, डम्बेल होगा। सब लोगों ने डम्बेल देखा होगा, तो डम्बेल शेप का होगा ये, दोनों साइड से ऐसे होगा लोब, ऐसे। इसे क्या कहा जाता है, डम्बेल शेप। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ओके, साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल रिमेन्स सेम, मतलब सेल नंबर के हिसाब से यहाँ पे साइज और एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो चलो ये जो पी एक्स होगा, ये जो डम्बेल होगा एक्स एक्सिस पे लाइज होगा, डम्बेल ऑफ पी वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड डम्बेल ऑफ पी जेड लाइज ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं और ये अलग अलग एक्सिस पे क्या होंगे, लाइज होंगे। तो देखो शेप में आपके बुक में कैसा शेप दिया है। ओके, तो देखो पहला सपोज यहाँ पे 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशनल के 3 एक्सिस होते, पता है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया डम्बेल, तो इसे हम कहेंगे पी एक्स। जो ये 3 बॉक्स होते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रॉन के, इसे पी एक्स कहेंगे, इसे पी वाई कहेंगे, इसे पी जेड कहेंगे, पूरे को क्या कहेंगे, पी ऑर्बिटल। ओके, दिख रहा है क्या अभी। ओके, दूसरा जो होगा एक्स वाई जेड, तो इसका डम्बेल वाई एक्सिस पे लाइज है, तो ये हो गया पी वाई। ओके, तीसरा जो होगा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक्स वाई जेड, अगर ऐसा लाइज है तो इसे क्या कहेंगे हम, पी जेड। ओके, अभी इन तीनों को अगर एक साथ कर दे हम तो कैसा दिखेगा, देखो एक्स वाई और जेड, तो ये बन गया पी ऑर्बिटल। डम्बेल शेप होगा इसका, 3 ओरिएंटेशन होते हैं, ये हो गया पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। आपके बुक में सिर्फ ये 3 दिए, ऐसा नहीं दिया है। तो तीनों को अगर एक साथ कर देंगे हम तो ये फिर
ऐसा दिखेगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ये है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। ऐसे देखो बॉल जैसे दिखेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। एस ऑर्बिटल ऐसे होगा और तीनों साइड से क्या होगा? बॉल जैसा सेम होगा, राउंडेड, जैसे कि अर्थ है वैसे। सिर्फ क्या होगा, जैसे जैसे नंबर चेंज होगा, शेल का नंबर या फिर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी साइज़ क्या होगी? इंक्रीज होगी। अभी ये देखो पी ऑर्बिटल है, डम्बेल। तो ये क्या है? पी एक्स ऑर्बिटल है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, का डम्बल एक्स एक्सिस पे लाइज है। ये पी वाई इसका वाई एक्सिस पे लाइज है। ये पी जेड है, इसका क्या होगा? वाई एक्सिस पे लाइज है। तीनों को एक साथ कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये पी ऑर्बिटल बन जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा n इज इक्वल टू 3 एंड मोर। फॉर डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू कितनी होगी? 2। मैंने आप लोग को बोला है लर्न करो, एस पी डी एफ 0 1 2 3 ऐसे ऐसे लर्न कर लो। ओके, एल की वैल्यू। एम एल के वैल्यू कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि 5 ओरिएंटेशन होते हैं। -+2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिए 5 ओरिएंटेशन हो गए। ये डबल डम्बल शेप का होता है। इसे डिज़ाइन कैसे करते हैं? पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड वाई, डबल डम्बल होंगे ना, मिक्स होंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, तो देखो अभी जो होंगे एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई, ये क्या होंगे? इन दो प्लेन पे क्या होंगे? डबल डम्बल है ना, 2 डम्बल एक दूसरे होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होगा, ये डबल डम्बल जो होगा लाई होगा एक्स और वाई एक्सिस पे, और डी जेड स्क्वायर क्या होगा? जेड पे ही डबल क्या होगा? डम्बल होगा। डायग्राम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है इसका। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होगा? 3rd और मोर सेल में होगा। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, एम एल के 5 वैल्यू होंगे। 5 ओरिएंटेशन मतलब 5 बॉक्स होते हैं, डबल डम्बल शेप होता है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो डायग्राम देख लो एक बार। तो देखो यहाँ पे पहला है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो होगा एक्स एक्सिस पे लाइज होगा, और कहाँ पे होगा? एक्स और वाई के बीच में लाइज होगा। दूसरा जो होगा वाई एक्सिस पे लाइज होगा और एक्स और वाई के बीच में होगा। तीसरा जो होगा एक्स एक्सिस पे लाइज होगा और जेड और एक्स के बीच में होगा। थर्ड वाला जो होगा एक्स और वाई दोनों पे लाइज होगा, और तीसरे क्या होंगे? दोनों डम्बल कहाँ पे होंगे? जेड पे ही लाइज होंगे। और एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क है। तो डबल डम्बल होते डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके डम्बल देखो ऐसे लाइज होंगे। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और एफ का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ड्रॉ शेप्स ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तो 2s और 2p ऑर्बिटल का शेप मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवा के दिखाया है, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाले जाते हैं। इसे निकालने के लिए एक रूल है n+l। तो वहाँ पे n और l की वैल्यू की क्या करनी है? आपको एडिशन करनी। तो रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। द लोअर द सम ऑफ n+l के जो सम की वैल्यू होगी, अगर वो लोअर वैल्यू है तो एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। जितनी n+l की वैल्यू कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी n+l की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। हमें कैलकुलेट भी करना है। अगर किसी दो चीज़ों की, दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है, हो सकता है ऐसा सेम आए, तो दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम आती है तो वैल्यू विथ देन द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n, तो जिसका n का नंबर कम होगा दोनों में, उसको क्या माना जाएगा? लोअर एनर्जी माना जाएगा। और जिसका n का नंबर ज़्यादा होगा उसे क्या माना जाएगा? हायर एनर्जी माना जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं n+l रूल। क्या है n+l रूल? लोअर द सम ऑफ n+l ऑफ ऑर्बिटल हैविंग द लोअर एनर्जी।
अगर किसी दो ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू सेम आता है तब कि उसका क्या देखना है, n का नंबर, मतलब उसका ऑर्बिट या शेल नंबर देखना है। जिसका शेल नंबर लोअर होगा उसकी एनर्जी लोअर पकड़नी है और जिसका शेल नंबर बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा पकड़नी। इसे क्या कहा जाता है, n+l रूल कहा जाता है। तो देखो अभी ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है पेज नंबर 49 पे। अगर यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा तो वहाँ पे भी देख सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे होता है n+ रूल। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है ऑर्बिटल दिया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे। ओके, यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए उनके, जो उनका होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट हो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पे l की वैल्यू मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला, s होता है 0, p होता है 1, d होता है 2 एंड f होता है 3। याद रखना है या फिर लर्न कर लो। अभी n+l यहाँ पे ले, इन दोनों की एडिशन करनी, तो यहाँ पे हो गया 1, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 0 कितना हो गया, 2। यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 1 3 और 3 + 0 3। इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे सेम हो गई। तो इसका जो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे 2 है और इसकी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसकी एनर्जी को लोअर पकड़ना है और इसकी एनर्जी को हायर पकड़ना है। उसके बाद है नेक्स्ट 3 + 1 4 4 + 0 4। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो गई, लोअर, क्योंकि इसका जो है सेल नंबर कम है, इसका सेल नंबर ज़्यादा है, इस लोअर इसकी एनर्जी को क्या पकड़ना है, हायर पकड़ना है, मतलब हायर होगी। उसके बाद 3 + 2 5 और 4 + 1 क्या होगा, 5। तो यहाँ पे देखो इसकी 5 है और इसकी भी 5 है, लेकिन इसका n का नंबर 3 और इसका 4 है, तो ये हो गया लोअर, ये हो गया हायर। यहाँ पे याद रखना है कि 4s की एनर्जी 3d से क्या होती है, कम होती है। 4s की कितनी है, 4 और 3d की कितनी है, 5 है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसे n+l रूल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये टेबल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी का हमें आगे यूज़ करना है वाइल एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट ऑर्बिटल। तो देखो अभी हमें एनर्जीज या सीक्वेंस देखना है ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। सपोज जो हम ऐसे दिखाते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, उसकी जगह पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे समझ लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हो गया n = 1। इसमें एक ही होता है प्रेजेंट, उसका नाम क्या होता है, 1s। ओके, इसका नाम क्या होगा, k शेल। सपोज ये दूसरा आ गया, इसमें कितने प्रेजेंट होते, 2 होते। पहले का नाम होगा 2s, दूसरे का नाम होगा 2p। इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसे हम क्या कहते हैं, l। ओके, इसे स्पेस हो गया अराउंड द न्यूक्लियस। तीसरा हो गया वापस, इसमें कितने होंगे प्रेजेंट, इसमें 3 होंगे। थ्री एस 3p 3d, n की वैल्यू होगी 3, KL M। ओके, उसके बाद होगा फोर्थ, n = 4, n होगा ये, इसके वैल्यू कितने होंगे, 4। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ओवरलैप आएगा, 2 3 4, ये हो गया 4s 4p 4d 4f। ओके, दिख रहा है ना। ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर होंगे तो एंटरिंग का सीक्वेंस ये रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 2s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 4s होगा। मैंने अभी आप लोगों को जो दिखाया था, या एक बार फिर 49 पेज नंबर की आपकी डायग्राम देख लो। 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए वो न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा। और बोहर ने क्या कहा था, बोहर के अकॉर्डिंग जो भी
ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, वो न्यूक्लियस से क्लोजर होता है। अभी हमने एनर्जी निकाली, इसकी कम थी, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी, तो ये न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा, इसलिए ओवरलैप करके ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। देन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल होगा 1s ऑर्बिटल, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर बचते तो कहाँ चले जाएंगे, 2s में चले जाएंगे। 2s फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 2p में जाएंगे। 2p फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3s में जाएंगे। 3s फिल होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3p में जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, 4s में अगर रिमेनिंग है तो। उसके बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4p एंड सो ऑन। तो ये है सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, उनके एनर्जी के हिसाब से होगा। ओके, तो ये होगा बाय द n+l रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज लाइक दिस एंड द सीक्वेंस ऑफ एंटरिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था या प्रपोज किया था बाय द एक रूल था, अबाउज इज द जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। एक जर्मन वर्ड है वो, उसका मीनिंग क्या है, बिल्डिंग अप। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसका जर्मन लैंग्वेज में इसको बिल्डिंग अप कहा जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एंटर होंगे। तो चलो अभी हम एक बार अबाउज जो प्रिंसिपल है उसे देख लेते हैं। तो चलो अबाउज प्रिंसिपल को देख लेते हैं। आपके सामने डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक डायग्राम में पेज नंबर 49 पे, वो देखो या फिर ये देखो, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये क्या था, एक जर्मन वर्ड था जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। इसके हिसाब से क्या था, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंटर, तो एक बार इसे अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। अबाउज प्रिंसिपल बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन ऐसे होता है यहाँ पे, स्टेट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अबाउज प्रिंसिपल। ओके, तो ये 2 मार्क के लिए आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो अबाउज प्रिंसिपल गिव्स अ सीक्वेंस इन वेरियस ऑर्बिटल आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन बचे तो 2s में चले जाएंगे, फिर भरेगा 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 4s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f और एंड सो ऑन। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये इंक्रीजिंग एनर्जी है n+l के वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी का क्या होगा रूल, पहला होगा द ऑर्बिटल फील्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। इन केस ऑफ 2 ऑर्डर हैव द सेम n+l, अभी हमने देखा, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लोअर मानी जाएगी, और जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी हायर एनर्जी मानी जाएगी। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एंटर होंगे, और आपको ये सीक्वेंस भी लिखना है। इसे क्या कहा जाता है, अबाउज प्रिंसिपल, द बिल्डिंग यूनिट। तो चलो अभी अबाउज प्रिंसिपल हमने देख लिया कि सीक्वेंस क्या होगा एनर्जी जब एंटर होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल में। और एक थे साइंटिस्ट पॉलिस, तो उनका था एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। उनके हिसाब से क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका क्या होगा, जो क्वांटम नंबर्स होंगे, कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर होंगे किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे, ऐसा इनका कहना था। मतलब ये जो 4 क्वांटम नंबर हम लिखते हैं
तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों भी नंबर सेम नहीं होंगे। हो सकता है 3 सेम हो, एक चेंज हो, 2 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, लेकिन चारों के चारों किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होना पॉसिबल नहीं है। इनके इस सेंटेंस को और ऐसे भी लिखा जाता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। अगर ऐसा सेम ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली 2। आप तीसरा नहीं डाल सकते उसमें। एंड दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। तो अपोजिट स्पिन मतलब एक का अपवर्ड डायरेक्शन होगा और दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपके एग्जरसाइज में भी क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट क्या होगा? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का जो होगा सेट वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये सेट तो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका अपवर्ड डायरेक्शन है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल, दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मतलब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। उनका भी स्पिन क्या होगा? अपोजिट। एक का अपवर्ड होगा, दूसरे का डाउनवर्ड। ऐसा नेसेसरी नहीं कि ऐसे ही ड्रॉ करो, पहले का अप डाउनवर्ड, दूसरे का अपवर्ड, ऐसे भी दिखा सकते हो। लेकिन ये एक हैबिटेट कर लिया है सबने कि ऐसे, एक हैबिट कर लिया है कि ऐसे ही लिखना है, तो बुक वालों ने सबने मिलके, क्योंकि ये लिखने में इजी भी होता है इसलिए। तो क्या होंगे? किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका अपोजिट स्पिन होगा, या फिर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, जिसे क्वांटम नंबर का सेट कहा जाता है, वो सेम नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे। तो सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर हीलियम एटम। आपके बुक में भी हीलियम का एग्जाम्पल दिया है तो वही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। नेक्स्ट टॉपिक हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और s ऑर्बिटल है, मतलब क्या होगा? एक क्या होगा? बॉक्स होगा, ऑर्बिटल होगा, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विथ अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन 1 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन 2। तो अभी चारों इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है? क्वांटम नंबर का सेट निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन नंबर। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हम पूरा क्वांटम नंबर का सेट क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ E1, मतलब ये वाला, E2। क्वांटम नंबर कौन से देखने हैं? देखो, हमें देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और यहाँ पे चारों का सेट क्या करेंगे? हम एक साथ लिखेंगे। ओके, तो चलो एक एक देखते दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो यहाँ पे दिया है 1s, ऑर्बिटल 1 है, तो दोनों का भी क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1 होगा। ओके, एस ऑर्बिटल, मैंने आप लोगों को बोला था एल की वैल्यू लर्न करो। एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए कितनी होती है? एल की वैल्यू 3। तो यहाँ पे दोनों भी एस ऑर्बिटल में है, तो एल की वैल्यू दोनों के लिए कितनी होगी? 0। और जब हम ऐसा ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तब एम एल की वैल्यू क्या होती है? एम एल होता है 2n+1। तो यहाँ पे 2n, एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2l+1, सॉरी 2l+1, तो एल की वैल्यू 0 है, और 2 इंटू 0, 0+1 कितना होगा? 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 0, 0। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अपोजिट स्पिन से, मतलब ये क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। अगर पहले को मैंने +½ लिखा तो दूसरे को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -½ लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? पहले को +½ लिखा तो दूसरे को -½ तो इसका सेट क्या आया? देखो क्वांटम नंबर का 1 0 0
+1/2 और इसका सेट क्या आया 1 0 0 -1/2। मतलब दोनों एक ही बॉक्स के इलेक्ट्रॉन थे, एक साथ रह रहे थे, लेकिन क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं। 3 क्वांटम नंबर सेम है, कौन से पहले 3, लेकिन लास्ट वाला अपोजिट स्पिन वाला जो होता है वो क्वांटम नंबर क्या हो जाता है, चेंज होता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्बिटल द स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट सिंस 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम। तीनों सेम हो सकते हैं लेकिन स्पिन क्या होगा, सेम ही नंबर है, लेकिन उनका क्या है, जो वैल्यू होगी, वो जो साइन होगा वो क्या है, अपोजिट होगा। क्योंकि हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हम +½ लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो -½ लिखते हैं। हमें नहीं पता है न्यूक्लियस के अराउंड वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं है और इसे कहा जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो ये आप हीलियम का एग्जाम्पल देके क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। Thus, in an atom, any 2 electron can have the same 3 quantum number, but 4th quantum number must be different, and this leads to the conclusion that orbital can accumulate maximum of 2 electrons, and if it has 2 electrons they must have opposite spin। तो opposite spin की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इनका वैल्यू चेंज हुआ, इसलिए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के भले ही वो एक ही बॉक्स के मेंबर क्यों ना हो, उनका जो चारों क्वांटम नंबर का सेट जो होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, एक क्या होगा उसमें चेंज होगा। इसे हम कहेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 2 मार्क। स्टेट द हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हुंड्स रूल, 2 मार्क के लिए आता है। तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं। तो क्या है इस रूल के हिसाब से, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे p ऑर्बिटल है सपोज। ओके, तो क्या होगा, सपोज आपके पास है यहाँ पे 2p4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, सपोज जैसे कि कार्बन में होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, पहले समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स जब एंटर करोगे तो आपको हर ऑर्बिटल में क्या करना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन डालना है 1 2 3 और उसके बाद क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले 2 बॉक्स पूरे भर दिए और एक खुला छोड़ दिया। नो, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होगी, दिस वन, कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं तो पहले से क्या करना है, पेयरिंग करना है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, हुंड्स रूल कहा जाता है। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयरिंग हो रहा है इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल, ये सेम सबसेल के ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मीनिंग यहाँ पे बॉक्स से समझ लो, डज नॉट ऑकर अनलेस, ये हो नहीं सकता कब तक, ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, हर सेम सबसेल का जो हर ऑर्बिटल है हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, जब तक ये पूरा नहीं भरता आप पेयरिंग नहीं कर सकते, इसका मीनिंग। एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास डी ऑर्बिटल है, जैसे कि 3D आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसमें कितने होते हैं बॉक्स, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आपको एंटर करने इसमें, तो आप ऑलवेज कैसे एंटर करोगे, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8, ऐसे पेयरिंग करनी। ये है हुंड्स रूल। ना कि आप ऐसा कर सकते हो, आपने अगर ऐसा कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और बच्चे वैसा ही करते 1 2 3 4 5 6 7 8। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट वे टू। कभी कभी हो सकता है कि आपके ये जो ऑर्बिटल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 3D 4,
तब आपको क्या करना है, तब भी आपको सारे बॉक्स ड्रॉ करने, 5 का सेट होता है तो 5 का सेट ही ड्रॉ करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, 1 2 3 4। ऐसे नहीं करना है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। कुछ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि 5 ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 में बैठ जाएंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर 5 का सेट है तो 5 का सेट ही ड्रॉ करोगे। हर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और क्या करोगे फिर पहले से, अगर बचते तो पहले से क्या करोगे, पेयरिंग। नहीं बचते तो वैसे ही छोड़ देना है। इसे कहेंगे हम हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल अच्छे से समझ लो। हुंड्स रूल क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग कब तक नहीं करनी है, जब तक क्या है कि जो सेम सब सेल का है ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं। सम सेल का मतलब जो जॉइन बॉक्स होते हैं, अगर पी का है तो 3 बॉक्स होंगे, अगर डी का है तो 5 होंगे, अगर एफ का है तो एफ तक हमें जाना भी नहीं है, एफ का है तो 7 होंगे। तो ये जो जॉइन बॉक्स है, ये जॉइन बॉक्स में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं डालते तब तक आपको पेयरिंग नहीं करनी। ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना, गलत लिखना है। एक्चुअल वे क्या होगा, दिस वे। अगर ऐसा है 3d7 तो क्या करोगे, 5 का सेट ड्रॉ करोगे। कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आप लोग क्या करो, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तब जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर करोगे बॉक्स में तो ऐसे ही करना है, नंबर देखना है, एक एक ऐड करना है, फिर पेयरिंग करनी है। ओके, तो इसे हम कहेंगे हुंड्स रूल और ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एम शेल, गिव देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो अभी हमें देखना है एम शेल मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियस के बाद का पहला होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम। मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 1 होगी, इसके लिए 2 होगी, इसके लिए 3 होगी। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ओके, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से रूल से आते हैं, 2n² रूल। मैंने आप लोगों को बताया था एक लेक्चर में जब हमने ऑर्बिटल देखा था। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इंटू 3²। 3 का स्क्वायर होता है 9 और कितने होंगे यहाँ पे 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2n² रूल से होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 18 आ गए। ओके, अभी उसका शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ओके, ये थर्ड के मेंबर है, मतलब 3s प्रेजेंट हो सकता है, 3p प्रेजेंट हो सकता है, 3d प्रेजेंट हो सकता है। हमें बताया ना, अगर n = 3 होगा तो कितने होंगे, 3 होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन्स 3s में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। ओके, तो इसके पास 3 ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, इसमें होंगे 6, इसमें होंगे 10। 10 + 6 कितने हुए, 16 + 2 18, तो ये 18। तो ये जो बॉक्स होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 3 जॉइन बॉक्स होंगे, हर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे 5 का ऑर्बिटल का सेट होगा और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। इनके नाम भी हमने देखे थे, याद है इनके नाम। इसका नाम तो क्या 3s ही रहेगा। इसका था px, py, pz, जब हमने शेप देखी इसी लेक्चर में देखे। इसका नाम क्या होगा, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। ऐसे होते हैं ना 5 बॉक्स, 5 जो होंगे। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं देखो,
3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3px में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3py में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3dxy में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 2। 3dyz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3dxz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। एंड लास्ट होगा यहाँ पे लिख दूँ क्या? 3dz स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, मेक द पेयर्स, मतलब मैच द पेयर जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है मेक द पेयर्स। तो देखो एक साइड में दिया है ए और बी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज। यहाँ पे बी में दिया है 6 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C UV एंड द चैडविक। तो हमें क्या करना है, मैच करना है पेयर को। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है 4 ऑप्शन भी होते, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन भी चूज़ करना होता है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन को किसने फाइंड आउट किया था? चैडविक ने। ओके, उसके बाद पी ऑर्बिटल में क्या होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे एक ही चार्ज दिख रहा है, वो क्या होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और लाइमन सीरीज क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, मतलब यूवी। तो ऐसे मैच करना है, या फिर मैच करके क्या करना पड़ता है आपको, करेक्ट जो होगा ऑप्शन वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसे क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। अभी एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th दोनों के हिसाब से। तो उसे हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। 1 to 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके सिलेबस में। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। उसके बाद एक MCQ का लेक्चर आएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों, जितने भी कैलकुलेशन मैंने बोले उसको आपको एक बार फिर से करके देखना है। जो होमवर्क दिया है उसे परफॉर्म करना है अच्छे से। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।